हेलो एंटेड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्री मंगेश साइंस एकेडमी। आज से हम अल्ट्रा शॉर्ट क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एनटीटी एग्ज़ाम के लिए। इसमें 20 वीडियोस होंगी, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। ये आपको पास होने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एनटीटी एग्ज़ाम में आपको कुछ टर्म्स इस सिलेबस में आएंगी, कुछ इंग्लिश वर्ड्स इस सिलेबस में आएंगे, पर उन टर्म्स और उस इंग्लिश वर्ड्स का पूरी तरीके से मीनिंग जानने के बाद ही आप आगे के टॉपिक पे मूव ऑन होइएगा। क्यों बोलते तो ये टर्म्स और जो भी कुछ इंग्लिश वर्ड्स आएंगे, इनके मीनिंग जाने बगैर आपको क्वेश्चन हल करने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आज हम पहला जो वीडियो करने जा रहे हैं वो इस एनटेट सिलेबस के ऊपर है। तो इस एनटेट सिलेबस के ऊपर वीडियो करने का कारण एक है कि इसका ग्रॉस आइडिया आपको आ जाएगा और अंत में मैं बताऊँगा कि पूरे एनटेट सिलेबस का सार क्या होगा। तो इस वजह से आपको जो है लॉजिकली भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी। तो बने रहेगा अंत तक हमारे इस वीडियो में। एनटेट सिलेबस में पहला पॉइंट जो हमें यहाँ है वो है टीचिंग एंड ट्रेनिंग। मतलब टीचिंग और ट्रेनिंग क्या है, इसके बारे में सिलेबस पॉइंट्स है। तो व्हाट इज़ टीचिंग एंड ट्रेनिंग? टीचिंग एंड ट्रेनिंग, इट इज़ द स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टू गाइड द स्टूडेंट्स टू एक्वायर द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। तो टीचिंग से क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, कुछ रैंडमाइज प्रोसेस नहीं है कि जिससे हम स्टूडेंट्स को नॉलेज, कुछ स्किल्स, एटीट्यूड्स ये एक्वायर करने में कि जो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस उसे टीचिंग कहते हैं। तो टीचिंग इज रिलेटेड टू एक्वायरिंग नॉलेज एंड ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू एक्वायरिंग स्किल्स, है ना। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग? टीचिंग एंड ट्रेनिंग करने से क्या होता है, तो इसमें हम वो देखेंगे। टीचिंग एंड ट्रेनिंग करने से उस सब्जेक्ट का डीप अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट या लर्नर को होता है। तो उसकी वजह से वो उसको डीपली अंडरस्टैंड करने के बाद उसका ग्रोथ, उसका वैल्यू फॉर्मेशन होता है, उसको स्किल डेवलपमेंट होता है। इसलिए हमें टीचिंग एंड ट्रेनिंग करना है। बाद में आएगा नेक्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसमें 3 लेवल ऑफ टीचिंग्स है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, देन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। हर्बर्ट जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को बताया था। नेक्स्ट वन इज़ मॉरिसन्स, जिन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को बताया था। थर्ड वन इज़ हंट, जिन्होंने रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को हमें बताया था। तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में क्या आता है, तो मेमोराइजेशन। अब जैसे वर्ड से आपको पता चल रहा होगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें जो हम बोलते हैं कि रटना, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं उसी चीज़ को हम मेमोराइज कर लेते हैं, दैट इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ये पूरा टीचर सेंट्रिक होता है, हमारे टीचर बताते हैं, बस स्टूडेंट ने सुनना है और मेमोराइज करना है। नेक्स्ट आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसमें जो है जो कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं उसको अच्छे से बच्चे लर्न कर लेते हैं और वो उसको जो कंसेप्ट्स है उनको दे आर एबल टू एक्सप्लेन दोज कंसेप्ट्स, माने वो कंसेप्ट को अच्छे तरीके से वो एक्सप्लेन कर पाते हैं, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। थर्ड वन इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें जो है जो भी कंसेप्ट्स पढ़ाए गए हैं उनका रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बच्चे जो लर्नर है या स्टूडेंट्स है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में बच्चों को डेवलप करना, पढ़ाई के बाद डेवलप होता है, जिसे बोलते हैं हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देन इसके बाद आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। तो टीचिंग एंड ट्रेनिंग कैसा चाहिए, है ना। तो टीचिंग जो है वो अडेप्टिव, फ्लेक्सिबल, टारगेट ओरिएंटेड, उसमें आर्ट और साइंस भी चाहिए। तो इस तरह का अडेप्टिव मीनिंग क्या है कि जो टीचिंग लर्नर्स के हिसाब से, जिस तरह के लर्नर्स हैं उनके हिसाब से वो अडेप्टेबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जैसा लर्निंग हम टीचिंग करने के बाद बच्चों के जो फीडबैक्स आएंगे, बच्चों का जो प्रोग्रेस है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। टारगेट ओरिएंटेड माने जिस टारगेट के लिए जो लर्निंग गोल हमने बनाया उससे ओरिएंटेड ही होना चाहिए, माने जो पढ़ाना है उससे रिलेटेड ही हमारी बातें होनी चाहिए, इधर उधर की बातें ज़्यादा उसमें नहीं होनी चाहिए। इस तरह से उसमें हमारे कुछ टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। उसके बाद में आएगा बेसिक रिक्वायरमेंट्स। बेसिक रिक्वायरमेंट्स टीचिंग क्या है? तो बेसिक रिक्वायरमेंट में टीचिंग जो हमारा है तो उसमें क्या है कि टीचर्स जो है हमारे वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए, उनका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, उनका अच्छा टीचिंग स्किल्स होना चाहिए, उनका अच्छा नेचर, उनका पॉजिटिव व्यू होना चाहिए लर्नर्स के प्रति, है ना। तो ये सब जो है बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आएंगे टीचिंग, है ना। उसके बाद में आएगा टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में 2 तरह के मेथड्स है, वन इज़ ट्रेडिशनल मेथड और अनदर इज़ न्यू मेथड्स या इनोवेटिव मेथड्स। तो ट्रेडिशनल मेथड्स में जो आता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ
लेक्चर मेथड, जैसे बोलना है, जो टीचर बोलते हैं स्टूडेंट सुनते हैं, दैट इज़ ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड। फिर आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, कुछ हमने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, बच्चों ने उसके सीख लिया है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन आंसर मेथड, क्वेश्चन आंसर करके हम जो कुछ सिखाते हैं। नेक्स्ट आएगा किसी टॉपिक के ऊपर। फिर नेक्स्ट आएगा डिस्कशन मेथड, कुछ डिस्कशन करके हम जो सिखाते हैं पढ़ते हैं। फिर आएगा प्रोजेक्ट मेथड, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड में टीचिंग हम करते हैं, प्रोजेक्ट बताते हैं, फिर बच्चे कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, उस हिसाब से उनको सिखाते हैं, उनके कुछ डाउट्स है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो ये जो हो गया ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स हो गए। देन न्यू टीचिंग मेथड्स में क्या आएगा, फ्लिप्ड क्लासरूम, ब्लेंडेड क्लासरूम। देन आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग टीचिंग मेथड्स, हाँ, स्टोरी टेलिंग टीचिंग मेथड्स, गेमिफिकेशन मेथड्स। उसके हिसाब से हमें जो फ्लिप्ड क्लासरूम मेथड्स है, फ्लिप्ड माने जिस क्लासरूम में जो बच्चे पहले ऑनलाइन कंटेंट जो भी है उसका जो टूल्स है उसके थ्रू पढ़ के आते हैं, फिर क्लासरूम में कुछ एक्टिविटी थ्रू या कुछ डिस्कशन के थ्रू वो टॉपिक पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आएगा ब्लेंडेड क्लासरूम्स। ब्लेंडेड क्लासरूम्स में कुछ ऑनलाइन मटेरियल्स या कुछ एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज यूज़ करके लेक्चर मेथड के साथ वो पढ़ाया जाता है, दैट इज़ ब्लेंडेड क्लासरूम्स। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, जैसा कि कुछ प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ढूंढते हुए जो टीचिंग करा जाता है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। फिर स्टोरी टेलिंग, कुछ गेमिफिकेशन, गेम के इन द फॉर्म ऑफ गेम्स, उसको कुछ रिवॉर्ड्स ग्रेड्स अलॉट करके इन द फॉर्म ऑफ गेम्स हम कुछ चीज़ें सिखाते हैं। तो ये कुछ न्यू टीचिंग मेथड्स है जो कि हम डिटेल में बाद में इसे पढ़ेंगे। देन आएगा लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो लर्नर्स हैं वो दो तरह के लर्नर्स होते हैं, एक तो होते हैं एडोलसेंस लर्नर जो कि छोटे बच्चे हैं, एक हो गए एडल्ट लर्नर्स। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हम इन 4 चीज़ों से सीखेंगे। एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर पीर इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, माने जो उनके साथ पढ़ते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, और ये ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो इसलिए इनमें जो है अडेप्टिव थिंकिंग जो है अभी ग्रो हो रही होती है। तो अडेप्टिव थिंकिंग इनमें जो है जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ग्रो हो रही होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग माने कॉम्प्लेक्स थिंकिंग जो भी है चीज़ों के बारे में। और वही अडल्ट लर्नर में जो है एकेडमिक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उनका एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छे से डेवलप हुआ रहता है और वो सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं, है ना। फिर आएगा सोशल माने अब उनके साथ जो लड़के पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एडोलसेंस लर्नर में जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो है पीयर इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है, उनके साथ वाले बच्चे पढ़ते हैं उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर ज़्यादा रहता है। वही एडल्ट्स में कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, उनका वर्क, एजुकेशन, सोशल बैलेंस अच्छे से होता है, उनमें सब उनका कोलैबोरेटिव लर्निंग होता है, सब साथ मिलकर पढ़ने का लर्निंग, ये सोशल फीचर होता है। फिर आएगा इमोशनल फीचर्स। इमोशनली अडल्ट लर्नर जो है वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, और जो छोटे बच्चे एडोलसेंस लर्नर जो है वो इमोशनली कंपैरेटिवली पीयर इन्फ्लुएंस पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो है ना, तो उतने स्टेबल नहीं होते। फिर आएगा कॉग्निटिव लर्निंग। कॉग्निटिव माने जो ब्रेन अपने डेवलपमेंटल ब्रेन के जो डेवलपमेंट से चाइल्डहुड में जो है वो ग्रोइंग स्टेज में रहती है ना, तो चाइल्डहुड में जो है वो बच्चा उतना एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता है, उसमें वो लेवल ग्रेजुअली डेवलप हो रही होती है। और एडल्ट लर्नर्स में कॉग्निटिव थिंकिंग, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेमोराइजेशन है, ये सब अच्छे से डेवलप हुआ रहता है, इसलिए वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में, गोल ओरिएंटेड लर्निंग में ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। तो ये कुछ हो गए हैं लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में और एक बात एडोलसेंस लर्नर्स की है, उनका जो हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं, छोटे बच्चे जो ग्रो होते रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा अनस्टेबल रहते हैं, फ्रीक्वेंट उनके मूड चेंजेस भी रहते हैं, जो कि एडल्ट्स में नहीं होते। तो ये हो गए कुछ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग। तो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग्स में टीचर रिलेटेड फैक्टर, लर्नर रिलेटेड फैक्टर, एनवायरमेंटल जो टीचिंग एनवायरनमेंट है वो भी मैटर करता है, उसके बाद में जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी मैटर करता है ना। तो टीचर रिलेटेड है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो टीचर शुड बी सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उनके स्किल्स अच्छे होने चाहिए, उनके कम्युनिकेशंस अच्छे होने चाहिए, उनका लेसन प्लानिंग अच्छा होना चाहिए, उनका असेसमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर ये सब नहीं रहेगा तो वो डेफिनेटली टीचिंग अच्छा नहीं हो पाएगा। लर्नर्स रिलेटेड, लर्नर कुछ पहले बैकग्राउंड तैयारी करके आया हुआ चाहिए, कुछ पढ़ के आया हुआ चाहिए, लर्नर इमोशनली भी स्टेबल चाहिए, है ना। ऐसे लर्नर्स रिलेटेड भी कुछ फैक्टर होंगे। फिर वो आएगा एजुकेशनल एनवायरनमेंट, कौन से एनवायरनमेंट में वो पढ़ रहे हैं, वो एनवायरनमेंट अच्छा है या नहीं, इंस्टीट्यूशन अच्छे है या नहीं, जो टूल्स लर्निंग के लिए यूज़ हो रहे हैं वो टूल्स मटेरियल्स भी सही है कि नहीं, ये सब फैक्टर जो है जो अच्छे लर्निंग के लिए अफेक्ट करते हैं। तो ये सब फैक्टर अच्छे रहेंगे तो लर्निंग अच्छा होगा। नेक्स्ट आएगा लर्निंग स्टाइल। तो अभी लर्निंग स्टाइल क्या है,
कि लर्निंग माने पढ़ाई कैसे होती है। तो इसमें वार्क वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, VARK, वार्क लर्निंग स्टाइल। वार्क ये दिस इज ऐसे शॉर्ट फॉर्म है। वी माने विजुअल लर्निंग स्टाइल, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, रीडिंग एंड राइटिंग लर्निंग स्टाइल, काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। ठीक है। सो विजुअल माने देख के, जो हम कुछ विजुअल माने ग्राफ्स, वीडियोस, इमेजेस दिखा के जो पढ़ाई होती है, दैट इज़ विजुअल लर्निंग स्टाइल, है ना, जो विजुअल है। और कुछ चीज़ें हैं जो हम कुछ करके बता सकते हैं, है ना, जो करके बताएंगे उनको भी विजुअल में आएगा, जो दिखा के बता सकते हैं। और दूसरा आएगा ऑडिटरी, जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, जो आप लोग सुन रहे हैं, दैट इज़ ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल। थर्ड वन आएगा रीडिंग एंड राइटिंग, कुछ पढ़ के लिख के जो पढ़ाई होती है उसे कहते हैं रीडिंग लर्निंग स्टाइल। लास्ट आएगा काइनेस्थेटिक मीन्स खुद एक्सपीरियंस करके या हैंड्स ऑन द एक्टिविटीज़, माने खुद वो करके जो सीखा जाता है, दैट इज़ काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। और मल्टी मॉडल लर्निंग स्टाइल, माने ये सब मिला के कुछ चीज़ें सीखते हैं हम, दैट इज़ मल्टी मॉडल लर्निंग स्टाइल। तो ये हो गया आपका फर्स्ट सिलेबस पॉइंट, टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अभी आएगा सेकेंड सिलेबस पॉइंट, दैट इज़ कम्युनिकेशन माने बाय वर्ड आपको समझ में आ गया होगा, संभाषण जिसे हम बोलते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस, है ना, बिटवीन अमंग द पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो कम्युनिकेशन होगा, जो आइडियाज़, नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, आइडियाज़ और मैसेजेस शेयर कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड मैसेजेस, तो ये जो शेयर करने का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम कम्युनिकेशन बोलें। अब कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं? एक होगा वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थर्ड होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, फोर्थ होगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और फिफ्थ होगा विजुअल कम्युनिकेशन। सो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा? जैसे हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। हम जो एक दूसरे से बात करेंगे, दैट इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, माने जो सामने वाला व्यक्ति मुझे बात कर रहा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, वर्बल। नॉन वर्बल माने जो कुछ हम बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से हम जो बताएंगे, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन माने जो ऑफिस रिपोर्ट्स या फिर जो कम्युनिकेशन विद प्रोटोकॉल्स होता है, जैसे इंस्टीट्यूशनल रिपोर्ट्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल रिपोर्ट्स हो गए, बिजनेस रिपोर्ट्स हो गए, तो जिसमें कुछ प्रोटोकॉल के तहत ही हमें कुछ कम्युनिकेशन करना होता है, रैंडमली हम कुछ बोल नहीं सकते, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद आएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? जैसे दोस्तों में बैठे हुए, यार दोस्तों में बैठे हुए हम कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, दैट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट आएगा विजुअल कम्युनिकेशन। जैसा मैंने अभी बताया, कुछ इमेजेस, ग्राफ, वीडियोज़ जो हम बता के जो कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज़ विजुअल कम्युनिकेशन, है ना। तो ये सब टाइप्स हो गए जो कम्युनिकेशन के, वो भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, माने कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? तो कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, प्रिसाइज एंड क्लियर। वो क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। वो सीक्वेंशियल होना चाहिए, जो हम बोल रहे हैं उसके बाद एक दूसरा, कोई भी बीच में इधर उधर का नहीं आना चाहिए। कंटेक्स्ट ड्रिवन, माने जो कंटेक्स्ट, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। कंटेक्स्ट ड्रिवन होना चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, है ना। इंटरैक्टिव हो, दो माने बस एक ही आदमी बोलते जा रहा है, दूसरे को क्या समझ में आएगा? वो कुछ देर बाद वो अपना फोकस खो देगा। तो इट शुड बी इंटरैक्टिव, टारगेट ओरिएंटेड, कंटेक्स्ट ड्रिवन, सीक्वेंशियल, क्लियर एंड प्रिसाइज, ऐसा इस तरह का कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। अनक्लियर रहेगा तो कुछ पॉइंट ही नहीं है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। पर्पस क्यों करना है, कम्युनिकेशन क्यों करना है? सीधी सी बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है हमें, तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। कुछ हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, जैसे कि पेशेंट आता है तो पेशेंट, उसका पेन है, एगोनी है, जो भी है वो हमें बताता है, तो सो ही इज़ शेयरिंग हिज इमोशंस। तो वो इमोशन शेयर करने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। किसी के पास कुछ आइडिया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो अगर शेयर करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सपोर्टिव इन डिसीजन मेकिंग, किसी का डिसीजन मेकिंग करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास है, अगर मैं उसे शेयर करूँगा, तो कम्युनिकेशन के थ्रू शेयर करेंगे तो उसको डिसीजन लेने में आसानी होगी। तो ऐसे डिफरेंट पर्पज़ से इट्स हेल्पफुल, कम्युनिकेशन इज़ हेल्पफुल। नेक्स्ट वन इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन सा है? एक है वर्बल, जैसे मैंने बोला, बातें करते हुए दोनों
दो जो ग्रुप्स के अंडर या दो इंडिविजुअल जो बातें करेंगे वो वर्बल कम्युनिकेशन इट्स वेरी इफेक्टिव। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कुछ बॉडी एक्सप्रेशन से, बॉडी एक्टिविटी से दिखेंगे, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरकल्चरल, दो डिफरेंट कल्चर के लोग जब कुछ उनके कल्चर्स की इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, दैट इज इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। देन ग्रुप कम्युनिकेशन, जैसा अभी हमने बताया, कुछ प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए कुछ ग्रुप्स में अगर आइडिया शेयरिंग हो जाती है, दैट इज़ ग्रुप कम्युनिकेशन, जो मल्टीपल लोग साथ में आके जो कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज़ क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है टीचर एंड लर्नर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन, दैट इज़ क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो टीचर लर्नर का कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर एंड पेशेंट कम्युनिकेशन, जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि डॉक्टर शुड बी पेशेंट, वो पेशेंट को अच्छे से समझ चाहिए, उसके पास पेशेंस चाहिए, वो अच्छे से सुनना चाहिए पेशेंट को, फिर पेशेंट का आइडेंटिटी भी उसने कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें भी डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखती है। तो जो डॉक्टर पेशेंट का बीच का वो भी बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट वन इज़ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर क्या हो सकती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए? क्या उसमें क्या बाधाएं हो सकती है ना? तो एक तो है फिजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, है ना। जैसा फिजिकल माने कम्युनिकेशन जो जिन लोगों में चल रहा है, जिन दो व्यक्तियों के बीच में या जो दो ग्रुप के बीच में चल रहा है, वो अगर सही अंतर पे ना हो, किसी को सुनाई दे रहा है, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, इस तरह की अगर कुछ चीज़ें होती है, दैट इज़ फिजिकल बैरियर। सेकंड वन इज़ इमोशनल बैरियर, जो लोग बात कर रहे हैं वही अगर इमोशनली स्टेबल नहीं है, कुछ स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, तो भी कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज बैरियर, जो दो लोग जो कम्युनिकेशन जिन लोगों के बीच में हो रहा है, उनको अगर एक दूसरे के लैंग्वेज सही से पता नहीं है तो लैंग्वेज बैरियर रहेगा। तो साइकोलॉजिकल बैरियर, अगर साइकोलॉजिकली कोई फिट नहीं है, एंग्जाइटी में है, स्ट्रेस में है ना, तो भी आएगा। इमोशनली कुछ लोग एंगर में हैं, जिनको समझ नहीं है, तो इस तरह के जो बैरियर्स है वो इनकी वजह से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो नहीं पाता है। ठीक है, इस वजह से इसी में कम्युनिकेशन में नेक्स्ट पॉइंट आता है मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो मास मीडिया और उसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट, ये सब चीज़ें। तो मास मीडिया, व्हाट इज़ मास मीडिया? मास मीडिया माने टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब चीज़ें मास मीडिया के अंडर हैं। दोज हु कैन, ये चीज़ें जो एक लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकती है ना, तो वो कहा जाता है, इसलिए लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकती है, इसलिए कहा जाता है मास मीडिया। और ये मास मीडिया सोसाइटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ता है। तो मास मीडिया का एक गुड साइड क्या है कि इट शेयर्स इंफॉर्मेशन लाइक करंट अफेयर्स है, जैसा अभी ईरान वॉर चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में, कहाँ किस चीज़ में क्या, कौन सी चीज़ की तंगी है, कौन सी चीज़ अच्छे से हो रही है, ये सब चीज़ें जो करंट अफेयर्स है, ये सब हमें मास मीडिया के द्वारा पता होती है। नेक्स्ट वन कि मास मीडिया के द्वारा अच्छे से अवेयरनेस फैलाया जा सकता है। जैसा कोरोना के टाइम में हमने देखा कि कोरोना के टाइम में हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो डूज़ है, डोंट्स है, वो अच्छे से अवेयरनेस मास मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाया गया। टीवी हो, इंटरनेट हो, सोशल मीडिया हो, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि मास मीडिया के द्वारा एंटरटेनमेंट होता है लोगों का, एंटरटेनमेंट भी इट इज़ हेल्पफुल। अगेन उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट चलती है, तो इट आल्सो प्लेज इकोनॉमिकल रोल। तो ये मास मीडिया की कुछ पॉजिटिव चीज़ है। अब इसमें नेगेटिव चीज़ क्या आती है कि मास मीडिया के द्वारा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना बहुत ही आसान है, बिकॉज इसका रीच जो है वो लार्जर ऑडियंस के तक है, इसलिए एक मिस इन्फॉर्मेशन शेयर करते ही उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। उसके बाद कल्चरल, कुछ इसमें कुछ ओपिनियन फॉर्मिंग भी मास मीडिया में हो सकता है। ऐसा कुछ कल्चर के लिए ज़्यादा झुकाव रखा हुआ इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग, बहुत से लोग जैसे कि यंगस्टर्स हैं, वो जल्दी वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि मास मीडिया में उन तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होती है कि कैसा वेस्टर्न फैशन, वेस्टर्न कल्चर अच्छा है कंपेयर टू ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर के हिसाब से। तो ये चीज़ें भी कुछ मास मीडिया के द्वारा उन तक पहुँचती है। नेक्स्ट वन इज़ सोशल। तो सोशल एस्पेक्ट कुछ रहते हैं, जैसे कि कभी कभी कई का मिस इन्फॉर्मेशन कुछ स्प्रेड हो जाती है, तो उससे दंगे वगैरह हो जाते, तो ये सब चीज़ें जो है मास मीडिया एंड सोसाइटी के अंदर आती है। तो ये हो गया आपका सेकंड टॉपिक, कम्युनिकेशन। देन वी विल कम टू द थर्ड सिलेबस पॉइंट, दैट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट। व्हाट इज़ क्लासरूम मैनेजमेंट? तो क्लासरूम में डिफरेंट टाइप के क्लासरूम होते हैं, तो जो कि हम लर्निंग एनवायरनमेंट ही बोलेंगे। तो लर्निंग एनवायरनमेंट एक क्लासरूम मैनेजमेंट एक टॉपिक है इसके अंदर।
तो इट इज़ द strategies adopted in order to maintain the efficient and organized learning environment. तो उसे हम क्लासरूम मैनेजमेंट बोले. तो व्हाट इज प्रैक्टिकल क्लासरूम मैनेजमेंट? अगेन दीज आर द स्ट्रैटेजीज which are adopted in order to maintain organized and effective क्लासरूम एनवायरनमेंट. तो इसका प्रैक्टिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट, तो इसमें जो स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे उसे कि ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट रहेगा लर्निंग के लिए, उसे बोलेंगे हम प्रैक्टिकल क्लासरूम मैनेजमेंट. तो इसमें ये दो बातें नहीं, ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव एनवायरनमेंट क्लासरूम का जो रहेगा वो प्रैक्टिकल क्लासरूम मैनेजमेंट. तो इसके अंडर क्या आता है? जैसे अर्ली रूल सेट करना है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट सेट करना है, अर्ली रूल सेट करना है, उसमें बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है वो सेट करना है, टाइम मैनेजमेंट है, क्लास मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट में आएगी. फिर आएगा साइकोलॉजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट. जो लर्नर्स है उनके साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो हम सेट करते हैं, दैट इज़ साइकोलॉजी ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट. तो उसमें जो लर्नर्स है उनके हिसाब से, तो उनमें जैसा अर्ली रूल सेटिंग करनी है, क्या रूल्स रहेंगे, उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, एक्टिव मॉनिटरिंग, वो क्लास का मॉनिटरिंग करेंगे हम कि वो रूल्स फॉलो हो रहे नहीं, डेली रूटीन सेट हुआ है या नहीं, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू लर्नर साइकोलॉजी हमने इसमें मैनेज करनी है. फिर एक क्या आएगा? पर्सनल अप्रोच. पर्सनल, जो भी टीचर है वो टीचर अपने स्टूडेंट्स या लर्नर्स के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशंस रहना चाहिए, वो उनको उनके प्रति उनकी एम्पैथी रहनी चाहिए, है ना. तो ऐसे सब पर्सनल अप्रोच रहेंगे तो वो भी उनसे उनके डाउट शेयर कर सकते हैं, वो उनसे उनका जो भी कुछ फियर है, वो कॉम्प्लेक्स सभी उनके साथ शेयर कर सकते हैं, इसलिए वो पर्सनल अप्रोच रह सकता है. तो पर्सनल अप्रोच भी इंपॉर्टेंट है क्लासरूम मैनेजमेंट. फिर आएगा एंश्योरिंग एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन. जो टीचर है उन्होंने उनको मोटिवेट करना चाहिए इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली इन द एनवायरनमेंट, सो दैट उनका एंगेजमेंट, दे शुड हैव इंटरैक्टिव एंगेजमेंट इन द क्लासरूम. जो भी पढ़ाई हो रही है उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके, है ना. तो इंश्योरिंग एंगेजमेंट मीन्स वो बच्चे क्लासरूम में जो पढ़ाई चल रही है, जो स्टूडेंट्स है, जो लर्नर्स है, वो एक्टिव एंगेजमेंट उनका हो सके टीचर के साथ में, और वो पढ़ाई में उनका ध्यान रह सके. तो देन कम्स रूटीन्स एंड टेक्नोलॉजीज़. तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो क्लासरूम में हमने बनानी है. रूटीन्स माने डेली, जैसे हम अर्ली रूल्स बनाते हैं, डेली रूटीन्स बनाते हैं, डेली क्या एक्सपेक्टेड है क्लासरूम्स में, जैसे हम टाइम टेबल्स बनाते हैं, तो उससे बच्चों को पता चलता है कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ होने वाली है, वो प्रिपेयर्ड रहते हैं, सेफ फील करते हैं, रिस्पेक्टिव फील करते हैं. तो उस हिसाब से हमें जो है रूटीन्स एंड टेक्नोलॉजीज़ क्लासरूम में बनानी है. अर्ली रूल्स, अर्ली रूटीन्स सब बनाना है हमने उसमें. तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन क्लासरूम मैनेजमेंट. फिर आएगा पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. उनको सेफ पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना है, इसलिए बच्चे फिर खुलकर पढ़ सकेंगे, इसलिए उनका पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट. देन आएगा इसमें एक पॉइंट आएगा डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम. जैसे कि डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम माने क्या आते हैं? बहुत से बच्चे हैं, क्लास चालू है, पीछे बैक बेंचेस पे बैठ के बातें कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपना गैजेट निकाल के वो देख रहे होते हैं. तो ये डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए हमने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने हैं. जो लोग उनको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स माने जो अच्छे से बिहेव करते हैं उनको रिवॉर्ड्स देने हैं, जो अच्छे से बिहेव नहीं करते उनका वो इशू वहीं सॉल्व करना है, उनको डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम, उनको डिसिप्लिनरी रूल्स समझा के. सो ये भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए. दोज आर डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स. देन आएगा मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्स क्लासरूम. सो डाइवर्स क्लासरूम माने डिफरेंट कल्चर्स के बच्चे एक ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ के, माने कॉग्निटिव एबिलिटीज, कुछ लोगों का अच्छा IQ है, कुछ लोगों का बुरा IQ है. ऐसे भी जो बच्चे एक साथ सब जब पढ़ते हैं तो उसका मैनेजमेंट डाइवर्स, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्स क्लासरूम. तो उन बच्चों के हिसाब से, उनके लर्निंग स्टाइल्स के हिसाब से जो है हमें टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करनी है, उनके हिसाब से हमें पढ़ाना है, फ्लेक्सिबल एडिटर. ये भी हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे. फिर आएगा अदर लर्निंग एनवायरनमेंट्स. सो व्हाट आर द अदर लर्निंग एनवायरनमेंट्स? लाइक टीचिंग इन द OPD, प्रैक्टिकल लैब्स एटसेट्रा. अब जब OPDs में या क्लिनिकल एनवायरनमेंट में जब पढ़ाना है तो उनको क्लिनिकल स्किल्स सिखाना है, डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शंस कैसे होता है वो सिखाना है. वो करते वक्त इनको पेशेंट्स कैसे डेवलप करने हैं, उनको सुनने के, उनका इन्फॉर्मेशन जो भी पेशेंट रिलेटेड डाटा है उसको कैसे कॉन्फिडेंशियल रखना है, ये सब यहाँ सिखाना पड़े. यहाँ लर्निंग एनवायरनमेंट में ये सब चीज़ें होगी. फिर प्रैक्टिकल लैब्स में जो है सेफ्टी, यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स, ये सब मायने रखेंगे. तो वहाँ पे हमने कैसे बिहेव करना है, ये सब. तो ये ऐसे डिफरेंट OPD और प्रैक्टिकल लैब्स ऐसे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कैसे मैनेजमेंट होता है, ये सब भी हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. तो ये हो गया आपका थर्ड टॉपिक, क्लासरूम मैनेजमेंट.
देन फोर्थ वन इज़ असेसमेंट मेथड। अभी तक हमने क्या है, टीचिंग कर लिया है, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन थ्रू अच्छे से क्लास मैनेजमेंट करके हमने टीचिंग कर लिया। तो अब ये टीचिंग करने के बाद जो है हमें क्या करना है, इसका बच्चों ने कितना सीख लिया है, समझ लिया है, उसका हम करेंगे असेसमेंट। सो असेसमेंट्स आर द processes, assessment is the process by which we will evaluate the knowledge, skills and progress of the learners towards the learning goals, है ना। उनका नॉलेज, उन्होंने क्या स्किल्स सीखे हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है लर्निंग गोल्स की तरफ, वो हम असेस करने को ही असेसमेंट मेथड्स बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद ये असेसमेंट मेथड्स में क्या आएंगे, तो इसमें जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मेथड्स, समेटिव असेसमेंट मेथड्स, डायग्नोस्टिक असेसमेंट मेथड्स, है ना, नॉर्म रेफरेंसेस, उसके बाद में उसके क्यूरेटिव रेफरेंसेस, ऐसे डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स आएंगे। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मेथड माने जो मेथड्स जो है वो ऑनगोइंग टीचिंग करते वक्त ही हमने जो असेसमेंट कर लिया, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, कुछ एक्टिविटीज़ कर लिए। समेटिव माने जो हम एट द एंड ऑफ द कोर्स एग्ज़ाम में जो हम एग्ज़ाम लेके उनको करेंगे वैसा। डायग्नोस्टिक माने जो उनके स्ट्रेंथ है, जो उनके वीकनेसेस है, उसके हिसाब से हम जो मेथड्स करेंगे असेसमेंट के वो है जांच करेंगे उनकी। फिर आएगा नॉर्म्स रेफरेंस माने जो उनके दो बच्चों के जो बच्चे जो उनके साथ में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके कंपैरिजन में सब लोगों का क्या असेसमेंट है, उस हिसाब से कुछ आएगा। क्राइटेरियन रेफरेंस, फॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। फॉर्म्स माने पीर्स के साथ में कंपैरिजन करके उनका असेसमेंट, और क्राइटेरियन रेफरेंस माने एक सेट स्टैंडर्ड के मुताबिक उन लोगों का क्या कितना वो लोग सीख पाए हैं या उनका क्या प्रोग्रेस है, दैट इज़ क्राइटेरियन रेफरेंस। तो इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स लर्निंग असेसमेंट में हम सीखेंगे। उसके बाद में आएगा इवेल्युएशन इन क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन। तो ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसमें ये लर्नर्स को फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो कौन सा कोर्स चुने, स्किल बेस्ड कोर्स चुने, इलेक्टिव चुने, कोर चुने। इसमें हम उनका कुछ पीरियडिक असेसमेंट करते हैं, क्वेश्चन आंसर बेस्ड असेसमेंट करते हैं, है ना। तो ये हायर एजुकेशन में काम में आता है, तो ये फ्लेक्सिबल रहता है लर्नर्स के लिए। देन आएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग माने जो अभी नीट एग्ज़ाम होता है या जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होने जा रहा है, तो जो कंप्यूटर पे टेस्ट करते हैं हम उसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के फ़ायदे क्या है, इसमें रिजल्ट्स इमीडिएट आ जाते हैं। ऑटोमेशन ऑफ टाइमिंग जो है वो हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से उसके कंप्यूटर कब शुरू हुआ तभी बंद होगा, वो तो एक्यूरेसी, टाइम एक्यूरेसी भी रहती है। तीसरी बात यह है कि यूनिक एक्सपीरियंस रहता है जो जिसका हम असेसमेंट कर रहे हैं उसका, मतलब क्वेश्चन रैंडमाइजेशन रहता है, दो लोगों का सेम क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में हेल्पफुल है। फिर आएगा इनोवेशन इवैल्यूएशन सिस्टम। अब आजकल इनोवेशन जैसे AI बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम है, कुछ गेमिफिकेशंस के हिसाब से भी हम असेसमेंट कर सकते हैं। सो न्यू इनोवेशन जो भी है वो इवैल्यूएशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट आएगा असेसमेंट ऑफ क्लिनिकल कॉम्पिटेंस। तो जो भी क्लिनिकल स्किल्स है उसको असेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, तो जैसे हम डिफरेंट स्टेशंस पे हाउ दे आर परफॉर्मिंग वो असेसमेंट हम करते हैं। जैसे कि ओरल एग्ज़ाम्स हम लेते हैं, उसमें उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। बेड साइड एग्जामिनेशन जिसमें हम शॉर्ट केस, लॉन्ग केस उनको देते हैं, क्लिनिकल स्किल्स असेस करते हैं। सिमुलेटर्स के ऊपर जो हम कैसे वो हर एक पार्ट को बता पा रहे हैं, जैसे कि वो परफॉर्म कर रहे हैं कुछ एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में, जैसे कुछ सिमुलेटर्स रहते हैं उन पे हम वो उनका नॉलेज टेस्ट करते हैं, असेस करते हैं। तो ये होगा ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। तो ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। इसके बाद में आएगा असेसमेंट टाइप्स। तो मोटा मोटी फॉर्मेटिव, समेटिव और पीरियडिक, ये 3 असेसमेंट टाइप है। जैसा कि फॉर्मेटिव मैंने अभी बताया, ऑनगोइंग असेसमेंट। ऑनगोइंग असेसमेंट माने जब पढ़ा रहे हैं तभी कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ क्वेश्चंस पूछ के जो है वो असेसमेंट किया जाता है। फिर आएगा समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में क्या आएगा, एट द एंड ऑफ द कोर्स जो भी हम एग्जामिनेशन लेंगे वो आएगा समेटिव एग्जाम, फिर समेटिव असेसमेंट टाइप। फिर आएगा पीरियडिक, माने कुछ ठराविक कुछ रेगुलर अंतराल पे जो हम एग्ज़ाम्स लेते हैं या कुछ असेसमेंट करते हैं, दैट इज़ पीरियडिक असेसमेंट। तो ये होगा आपका 4th पॉइंट, असेसमेंट मेथड्स एनटीटी सिलेबस का। इस तरह हमने ये 4 पॉइंट्स कवर कर लिए। इसके बाद जो 4 पॉइंट्स हैं, टोटल 8 पॉइंट्स हैं इसके सिलेबस में। सो 5th वन इज़ एजुकेशन टेक्नोलॉजीज, माने एजुकेशन में
जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ करने वाले हैं, तो उसके ऊपर ये सिलेबस पॉइंट है। जैसे फर्स्ट थिंग इज़ एडवांसमेंट इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी। अभी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में नए नए एडवांसमेंट क्या हुए, जैसे ई लर्निंग है ना, इंटरनेट पे लर्न कर रहे लोग, AI बेस्ड लर्निंग है, फिर ब्लेंडेड जैसा मैंने अभी बताया कि कुछ ऑनलाइन टूल्स यूज़ करके क्लासरूम में पढ़ाई होती है, तो दैट इज़ ब्लेंडेड रूम। कुछ वर्चुअल माने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, गेमिफिकेशन, मोबाइल लर्निंग, ये सब चीज़ें जो एडवांसमेंट एजुकेशन टेक्निक के अंदर हम पढ़ेंगे। फिर आएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ एब्रीवेशंस है जैसे कि ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, वाईफाई, PDF है ना, CPU जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे बहुत से एब्रीवेशंस है जो आपको एक बार उसको गो थ्रू करना है, जो आपको एक बार उसको देख लेना है और रट लेना है। उसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में आएगा यूज़ ऑफ इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसके थ्रू भी जो लर्निंग होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें। देन ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। ऑफलाइन मेथड में जो टीचर एंड स्टूडेंट्स जो फेस टू फेस टीचिंग होता है, ऑफलाइन मेथड में जो यूजुअली टीचर सेंट्रिक होता है, जो पुराना ट्रेडिशनल टाइप ऑफ ऑफलाइन मेथड है। ऑनलाइन मेथड कहीं से भी कोई स्टूडेंट ज्वाइन हो सकता है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्लासरूम की ज़रूरत नहीं है, कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन मेथड है। फिर आएगा टीचर सपोर्ट सिस्टम। इसमें 3 तरह के टीचर सपोर्ट सिस्टम है, एक तो है ट्रेडिशनल, सेकंड वन मॉडर्न एंड थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। तो ट्रेडिशनल में जैसे कि चॉक पीस प्रिंटेड मटेरियल्स के थ्रू ब्लैक बोर्ड पे टीचिंग होता था, वो ट्रेडिशनल है। सेकंड वन इज मॉडर्न, जिसमें प्रॉब्लम बेस्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल का टीचिंग होता है, जिसमें जो है स्मार्ट बोर्ड्स यूज़ होते हैं, उसमें हो जाएगा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसमें भी ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गवर्नमेंट स्वयं प्लेटफॉर्म है या फिर कोर्सेरा हो गया, या ऐसे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो टीचिंग होता है, जो जिसे हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। तो ये सब टीचिंग सपोर्ट सिस्टम्स है। क्लाउड बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जहाँ कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ जो टीचिंग मटेरियल है वो सेव किया होता है, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आएंगी, जो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। 6th पॉइंट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी माने इसमें हम जो पढ़ेंगे, what is educational psychology is understanding how learning happens and adapting the teaching methods accordingly। तो जो लर्निंग कैसा हो रहा है उस और लर्नर्स की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने वो देख समझ के टीचिंग मेथड्स को अडाप्ट करना है, दैट इज़ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन लर्निंग। तो इसमें हमें जो आएगा, जो लर्निंग हो रही है, लर्नर्स जो है उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने द एबिलिटी of learner thinking, then problem solving and memorization। ये चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आती है। थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोराइजेशन, ये कैसे डेवलप होती है उस हिसाब से, और ब्रेन डेवलपमेंट कैसा होता है उस हिसाब से डिफरेंट थेरीज इवॉल्व हुई है जो टीचिंग के लिए हेल्पफुल है। तो इसमें जो है जैसे मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोराइजेशन, ये चीज़ें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएगी। और देन ब्रेन डेवलपमेंट, जितना ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में ही हो जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड में जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें भी ये 2 टर्म्स आपको याद रखनी है, जिसमें आएगा न्यूरोप्लास्टिसिटी। वो कैसा होता है ब्रेन, वन इज़ थ्रू न्यूरोप्लास्टिसिटी, सेकंड वन इज़ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट। न्यूरोप्लास्टिसिटी माने जो न्यू कनेक्शंस बनते हैं, जो कुछ हम लर्न कर रहे हैं, जो रिपीटेडली हम लर्न करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, उसके थ्रू हमारे ब्रेन में जो कनेक्शन बनते हैं और उसका जो एक मेमोरी बनता है उसे बोलते हैं हम न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो मेमोरी बन गया है वो हम सीख गए कुछ चीज़ें, जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, रिपीटेडली हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारे ब्रेन में वैसे पाथवेज बन जाते हैं, न्यूरोनल पाथवेज, उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, और फिर हम ड्राइविंग सीख जाते हैं। सेकंड नेक्स्ट वन इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बोल तो उसमें जो है प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड सेल्फ रेगुलेशंस, ये एबिलिटीज़ डेवलप होते हैं। सो इसमें हमें ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंगली फिर हमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट गाइडलाइंस दिए हैं टीचिंग के लिए, जो डिफरेंट थेरीज है वो इसमें हम पढ़ेंगे। पियाजेस थेरी ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, माने जो एडोलसेंस लर्नर है वो जैसा ग्रो होता है, जैसा 0 to 2 ईयर्स तक उसका सेंसरी मोटर वे ऑफ लर्निंग होता है, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट लर्निंग, ऐसा
इस स्टेज वाइज लर्निंग जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे जैसे होता जाएगा उस तरह से जो लर्निंग करता है वो पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। नेक्स्ट वन इज वाइगोट्स्कीज सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव। तो वाइगोट्स्की साइंटिस्ट ने उसने बोला है कि जो भी लर्निंग होता है वो जो हम सोसाइटी के साथ जो रहते हैं, जो कल्चर से हम सीखते हैं, सोसाइटी जो सीखते हैं उसके थ्रू ही हम सब लर्निंग होती है ना। तो वाइगोट्स्की थ्योरी ने दिया सोशियो कल्चर, पियाजे's थ्योरी ने क्या दिया कॉग्निटिव, वाइगोट्स्की ने दिया सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव। अब ये वाइगोट्स्की थ्योरी में ही दो टर्मिनोलॉजीज आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वन इज zone of proximal development, another one is scaffolding. What is zone of proximal development? जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंटली कुछ चीज़ें कर सकता है, फिर कुछ चीज़ें जो टीचर उसे कुछ नई चीज़ें सिखाएगा या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देगा जो वो इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएगा, जिसके लिए उसे टीचर का सपोर्ट या कुछ उसके दोस्तों को पीयर जो उसके साथ जो पढ़ रहे हैं पीयर्स का उनका सपोर्ट उसे चाहिए होगा, उनके थ्रू ही वो स्किल कंप्लीट कर पाएगा या वो नॉलेज गेन कर पाएगा। तो ये जो इन बिटवीन जो गैप है दैट इज़ कॉल्ड एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो खुद कर पाता है जो किसी के सपोर्ट से कर पाता है, उनके बीच में क्या। सो व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसमें जो हम सपोर्ट दे के उसको वो स्किल एक्वायर करने में जो हम सपोर्ट देते हैं या फिर वो नॉलेज गेन करने में जो सपोर्ट देते हैं, और ग्रेजुअली वंस ही गॉट इंडिविजुअलाइज्ड, माने वो खुद से वो जब करना शुरू कर देता है तब हम वो सपोर्ट विड्रॉ कर देते हैं, दैट इज स्कैफोल्डिंग। सपोर्ट देना फिर विड्रॉ कर देना इज स्कैफोल्डिंग। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जो चीज़ें खुद कर पाता है मगर कुछ चीज़ें खुद नहीं कर पाता, तो खुद कर पाता है वहाँ तक तो खुद कर लेता है, जहाँ खुद नहीं कर पाता जब उसे मदद लगती है किसी के टीचर की या उसकी पीर्स की नॉलेज गेन करने में, स्किल गेन करने में, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन बिटवीन जो स्पेस रहता है दैट इज कॉल्ड एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये वाइगोट्स्की में याद रखना है। देन ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स सोशियो कॉन्टेक्स्ट सेल्फ एंड मॉरल डेवलपमेंट। ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स ने इसमें आपको ये याद रखना है कि ये कंटेक्स्ट इसका है बिहेवियर, माने जो लर्नर्स है वो उसके बिहेवियर सोशल कंटेक्स्ट में कैसे वो सीखता है। तो इन्होंने बड़ा एक इसका इकोसिस्टम बताया, माइक्रो, मैक्रो, मीज़ो, एंडो, क्रोनो, ऐसा एक इकोसिस्टम उन्होंने बताया। जैसा बच्चा घर में शुरुआत में पैदा होता है तो उसका पहला सिस्टम जो रहता है उसके मदर फादर, फिर उसकी सोसाइटी, फिर उसका कल्चर, ऐसी इस तरीके से वो सीखते जाता है। तो उस तरीके से उसका इन रेफरेंस टू द सोसाइटी उसका सेल्फ डेवलपमेंट होता है। फिर इन रेफरेंस टू सोसाइटी वो कुछ क्या सही है क्या गलत है, वो मॉरल डेवलपमेंट भी उसका वही एनवायरनमेंट में था। इस तरह का जो बिहेवियर रिलेटेड टू बिहेवियर ऑफ द लर्नर, तो ये ब्रॉनफेन-ब्रेनर्स ने ये थियरी दिया है। तो ये थियरीज हम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये होगा आपका 6th पॉइंट। देन इट्स 7th पॉइंट, एंड्रागॉगी इन एजुकेशन। तो एंड्रागॉगी का मीनिंग है ए फॉर एडल्ट्स। सो एंड्रागॉगी इसमें आप याद रखना है कि इसमें जो लर्नर है वो अडल्ट लर्नर है। तो द प्रैक्टिसेस विच फैसिलिटेट्स लर्निंग फॉर द एडल्ट्स इज द एंड्रागॉगी। तो ये क्यों, जैसा कि हमने एडल्ट लर्नर के वहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। एडल्ट लर्नर का खुद जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं, उनको सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग चाहिए होता है, गोल ओरिएंटेड लर्निंग चाहिए होता है, उनका लाइफ लॉन्ग लर्निंग होता है, उनको कोलैबोरेटिव लर्निंग में इंटरेस्ट आता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें जो उनको पढ़ाने के लिए टीचिंग मेथड्स अडॉप्ट करने होते हैं, तो उसलिए एंड्रागॉगी इन एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट वन इज पेडागॉगी, लास्ट पॉइंट। पेडागॉगी मीन्स जो चिल्ड्रंस के लिए, इन शॉर्ट में अगर आप याद रखोगे तो वो एडल्ट्स के लिए है या एडल्ट्स लर्नर्स के लिए या चिल्ड्रंस के लिए। तो पेडागॉगी दिस इज द एक्चुअली पेडागॉगी इज कॉइन्ड फ्रॉम द ग्रीक टर्म दैट इज पेडागोगस। पेडागोगस मीन्स समवन हु लीड्स चिल्ड्रंस इन देयर लर्निंग प्रोसेस। तो जो चिल्ड्रंस को लर्निंग प्रोसेस में लीड करता है दैट इज़ पेडागोगस। तो ये ग्रीक टर्म से लिया हुआ वर्ड है। फिर इसमें स्टेप्स ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस आएगा। स्टेप्स ऑफ पेडागोगिकल एनालिसिस में कंटेक्स्ट ब्रेकडाउन, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, कंटेक्स्ट ब्रेकडाउन, जितना भी कंटेक्स्ट है उसको ब्रेक डाउन करके सिखाना है। फिर एस्टेब्लिशिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग, फिर मेकिंग श्योर गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, देन लेसन प्लानिंग, है ना। तो उसके बाद में उसका एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट, लेसन प्लानिंग,
ये सब चीज़ें जो है स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस में आती है। फिर असेसमेंट, ये सब चीज़ें पेडागोजिकल एनालिसिस में हम डिटेल में, स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस में डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर आएगा क्रिटिकल पेडागोजी। सो क्रिटिकल पेडागोजी एक्चुअली दिस इज द टर्म कॉइन्ड बाय अ ब्राज़ीलियन फिलोसोफर दैट इज़ पाउलो फ्रीरे। पाउलो फ्रीरे ने टर्म कॉइन किया है, दैट इज़ क्रिटिकल पेडागोजी। तो व्हाट इज़ क्रिटिकल पेडागोजी? Critical pedagogy encourages the learner to have the critical assessment of social norms, societal norms, सोसाइटल नॉर्म्स का जो है वो क्रिटिकल असेसमेंट करना है। सोशियो पॉलिटिकल नॉर्म्स, सोशल नॉर्म्स, एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़, द एजुकेशनल इनइक्वालिटीज़, सोशल स्ट्रक्चर्स जो उनका जो है क्रिटिकल असेसमेंट करके क्यों करना है, उसका क्रिटिकल असेसमेंट करके टू फॉस्टर एंगेजमेंट। तो उससे फॉस्टर एंगेजमेंट एंड रिफ्लेक्शन, माने वो पढ़ के उसमें एंगेज होके उसको जो है बाद में रिफ्लेक्ट करना है, माने उसका यूज़ करना है सोसाइटी में। तो इसमें भी 3 टर्म्स आते हैं। एक आएगा कंसेंटाइजेशन, नेक्स्ट आएगा प्रैक्सिस और थर्ड आएगा हेजमनी। तो कंसेंटाइजेशन माने क्या है कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो कॉन्ट्राडिक्शंस है सोसाइटी में, उसके ऊपर जो है उसका क्रिटिकली असेसमेंट करके उसके अगेंस्ट उसमें चेंज लाने के लिए एक्शंस लेना, दैट इज़ कंसेंटाइजेशन। सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉन्ट्राडिक्शंस इन द सोसाइटी, है ना। तो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लेके चेंज लाना, कंसेंटाइजेशन। सेकेंड वन इज़ प्रैक्टिस। जो भी हमने थियोरेटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो किए हैं उसके थ्रू जो चेंज लाया जाता है उसे बोलते हैं प्रैक्टिस। थर्ड वन इज़ हेजमनी। व्हाट इज़ हेजमनी? हेजमनी माने जो भी डोमिनेंट ग्रुप्स जो कंट्रोल करते हैं, तो उन डोमिनेंट ग्रुप्स को एजुकेशन के थ्रू कैसे वो नॉर्म्स को काउंटर किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हेजमनी। तो ये हो गया आपका पेडागोजी। तो इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है टीचिंग एंड लर्निंग। और टीचिंग एंड लर्निंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर्स इन ऑर्डर टू गेट द नॉलेज स्किल्स। तो ये जो सब जो हमारा सिलेबस है वो बेस्ड ऑन टीचिंग एंड लर्निंग है। अब इस पूरे सिलेबस का सार क्या है? तो जो हमने अभी आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने 4 पॉइंट यहाँ डिवाइड किए, 4 पॉइंट यहाँ डिवाइड किए हैं। तो ये जो 4 पॉइंट है टीचिंग एंड ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट, दीज आर टोटली रिलेटेड टू द क्लासरूम में जो टीचर, लर्नर, फिर उनका कम्युनिकेशन और फिर वो क्लासरूम। आप एक पिक्चर आपके आंखों सामने आ सकता है कि उससे रिलेटेड है, और फिर असेसमेंट जो भी पढ़ाया गया है उसका। और ये जो पॉइंट है एजुकेशन टेक्नोलॉजीज, एजुकेशन साइकोलॉजी, एंड्रागॉगी इन एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडागोगी, दीज आर द टूल्स और टेक्नोलॉजी यूजफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो ये आपका एंटेड सिलेबस के ऊपर जो वीडियो हमने इसलिए बताया था कि ये पूरा सार आपके एक बार ग्रॉस कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, फिर आपको जो है लॉजिकली भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सबके साथ शेयर करिएगा, सो दैट सभी को पासिंग होने के लिए आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।